हाय, आज मैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी। विकास परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। किसी भी समाज, देश और विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाता है, वही वास्तव में विकास है। विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है उसके लिए किसी प्रकार के विकास की आवश्यकता है। एक उदाहरण देती हूँ। किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन किसान की ज़मीन उस हाईवे निर्माण के लिए ली गई हो, उसके लिए तो वह विकास कतई नहीं हो सकता है। आइए हम आय और अन्य लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। एक व्यक्ति के दो तरह से विकास और लक्ष्य होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक चीज़ें वे होते हैं जैसे पैसे, कार, घर आदि। अभौतिक चीज़ें होते हैं स्वतंत्र, मित्रता, समानता, समान रूप से बराबर है। या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास के लिए दोनों का मिश्रण लक्ष्य होना आवश्यक है। मैं राष्ट्रीय विकास की अवधारणा क्या है इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाता है। और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। राष्ट्रीय विकास मीन्स नेशन डेवलपमेंट। नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है थोड़ा हम जान लेते हैं। किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास का होना ही राष्ट्रीय विकास है। हर साल यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें विभिन्न देशों का शिक्षा सूचकांक होते हैं जो कि हमें उन देशों में शिक्षा स्तर को बताता है। शिक्षा स्टार ये जानने में हेल्प करता है कि कौन सा देश कितने विकसित है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग भी प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, कैसे होती है। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों को विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। चलिए बात करते हैं एवरेज इनकम की, मीन्स औसत आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र के कुछ जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है और इसे यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशन किया जाता है। किसी देश के दूसरे देश से अधिक होता है तो उसे समृद्ध और संपन्न माना जाता है। शिशु मृत्यु दर को समझाने की कोशिश करती हूँ। हर 1,000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं।
यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 है। इससे यह पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थित अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के प्रतिशत उपस्थित अनुपात कहलाता है। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, जैसे शिक्षा, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छ जल आदि सरकार द्वारा प्रदान किया हुआ सुविधाएं हैं। सतत विकास मीन्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपना आवश्यकताओं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। इसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास को मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला है नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः प्रयोग हो सके। उदाहरण है अंडरग्राउंड वाटर। दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इस तरह के संसाधन को भावी पीढ़ी की उपयोग के लिए बचाए रखना आवश्यक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।